गाइस जैसा कि ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, वन डे टाइम फ्रेम पे मैंने ओपन कर रखा है। नीचे आप डेट चेकआउट कर सकते हैं। वेडनेसडे 14 अगस्त का वो दिन था जब ये कैंडल हमारी क्लोज होती हुई नजर आई थी। इसी कैंडल पे मार्केट बॉटम लगा के नेक्स्ट डे से ही कंटिन्यू धीरे धीरे करते हुए स्लो एंड स्टडी अपसाइड पे मूव करता हुआ जा रहा है। ऑलमोस्ट 49,650 के आसपास से हम 51,450 के आसपास पहुंच चुके हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम इस कैंडल पे यहां पे खड़े हुए थे, ये कैंडल हमारी क्लोज हुई थी, ये दिन था 14 अगस्त का। नेक्स्ट डे हमारी हॉलीडे थी 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन पे। तो 16 अगस्त को हमारा वर्किंग सेशन होने वाला था, जहां पे उस वर्किंग सेशन के लिए जब हम एनालिसिस कर रहे थे, प्लान प्रिपेयर कर रहे थे, मैंने आपसे एक सिंपल सी बात यहां पे शेयर करी थी कि नेक्स्ट डे मार्केट चाहे हमारा कहीं पे भी ओपन होता है, गैप अप खुलता है, फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलता है, तीनों ही केस में हम बाइंग साइड पे प्लान रखते हुए चल सकते हैं। इनफैक्ट ये भी कहा था आपसे कि अगर मार्केट थोड़ा बहुत सेलिंग में जा रहा है तो हम वहां पे वेट कर लेंगे और फिर वापस से हम बाइंग करते हुए ही चलेंगे। एक छोटी सी इंटरेस्टिंग क्लिप आप यहां पे चेकआउट करें, फिर हम आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। तो मार्केट यहां पे एकदम लोअर पार्ट पे पॉज लेके खड़ा हुआ है। अब फॉर एग्जांपल मार्केट डायरेक्टली कुछ गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, ऊपर आ रहा है, तो हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। डायरेक्टली मार्केट कुछ गैप अप वगैरह खुल जाता है, उस केस में भी हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। फ्लैट का केस थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि पहले मार्केट हो सकता है सेलिंग वगैरह में जाए, फिर अगर वापस से बाइंग में जा रहा है तब हम बाइंग में प्लान रख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली बाइंग में जा रहा है तो 50,000 के लेवल क्रॉस होने के बाद हम बाइंग में प्लान रख सकते हैं। अब जैसा कि आप में से काफी लोग बोलेंगे कि यार यहाँ पे तो रेंज का ब्रेकडाउन हो सकता है, ब्रेकडाउन हो सकता है, पर यहाँ पे ऑलरेडी हम ऊपर से चलते हुए आ रहे हैं। अगर इस फ्लो में ब्रेकडाउन वगैरह करता भी है तो उतना सक्सेसफुल ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा। इस चक्कर में हम यहाँ पे पहले भी हमारा ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था, इस लेवल के आसपास ही हम खड़े हुए हैं। जैसा मैं आपको पीछे का चार्ट अगर दिखाऊं तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास हम खड़े हुए हैं। अगर यहां से आप चेकआउट करेंगे तो पहले हम यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहे थे, फिर वापस से रेजिस्टेंस ले रहे थे, उसके आसपास हमने यहाँ पे काफी अच्छा कंसोलिडेट किया। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। तो वैसे भी आप देखेंगे मार्केट बहुत स्ट्रगल कर रहा है इसको यहाँ पे ब्रेकडाउन करने में, और सेलिंग हमेशा फास्ट होती है। जब भी सेलिंग होनी होती है, फास्ट सेलिंग होती है। यहाँ पे काफी स्लो हो रहा है, मार्केट काफी ज्यादा रुका हुआ है। तो अगर वापस से 50,000 वगैरह को क्रॉस करता है तो बाइंग में एक मोमेंटम हमें मिल सकता है। इस तरह से मैं पर्सनली प्लान रखने वाला हूं फ्राइडे के लिए। हो सकता है मेरा प्लान गलत हो जाए, पर यहाँ पे फिलहाल मेरे को चार्ट को देखते हुए यही एनालिसिस मेरा बन रहा है। जब तक मार्केट सक्सेसफुली इसके नीचे क्लोज करना स्टार्ट नहीं करता या थोड़ी देर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो हमारा एग्जैक्टली रहेगा वो 49,530 के आसपास हमारा बना हुआ है। इसको जब तक मार्केट ब्रेकडाउन नहीं करता तब तक अग्रेसिव सेलिंग का यहाँ पे मौका हमें नहीं मिल पाएगा। जिस तरह से मार्केट बार बार होल्ड कर रहा है, इसके नीचे ही कुछ इंपॉर्टेंट सेलिंग हमें देखने को मिल पाएगी। अदरवाइज जैसा मैंने आपसे कहा, गैप डाउन खुल के मार्केट ऊपर आ रहा है, बाइंग में प्लान रख सकते हैं। फ्लैट खुल के भी ऊपर जा रहा है तो बाइंग में प्लान रख सकते हैं। सेलिंग में जाएगा तो वेट कर लेंगे, वापस से बाइंग में जाएगा तब प्लान रख सकते हैं। तो उस तरह से मैं प्लान करने वाला हूं फ्राइडे के लिए। सो जैसा कि आपने क्लिप में चेकआउट करा, एंड इनफैक्ट सिर्फ हमने बैंक निफ्टी में ही नहीं, निफ्टी 50 में भी यही प्लान डिस्कस किया था। जैसा आप देख सकते हैं ये निफ्टी 50 का चार्ट है। यहां पे भी सेम डे पे मार्केट ने एक बॉटम लगाया, उसके बाद से मार्केट कंटिन्यू अपसाइड पे एक काफी अच्छी रैली दे चुका है, जहां पे 24,150 के आसपास से हम 25,300 के आसपास पहुंचने वाले हैं। 250 के आसपास ऑलमोस्ट हमने हाई लगा दिया है, और इनफैक्ट निफ्टी 50 में तो मार्केट फ्रेश ऑल टाइम हाई भी अपना बनाता हुआ जा रहा है। उसी दिन के बाद से मेरे पास बहुत लोगों के कमेंट्स आए, इंस्टाग्राम पे डीएम्स आए, और कुछ मेल्स भी मेरे पास पड़े हुए हैं कि किस बेसिस पे आपने ये एनालिसिस अपना ऐसा प्रिपेयर किया कि नेक्स्ट डे हमें कॉन्फिडेंट होकर बाइंग करते हुए चलना है, और यहां से मार्केट बाइंग में अच्छा दिख रहा है। जबकि सब लोग वहां पे बियरिश बने हुए थे, मार्केट बड़ा सा गैप डाउन खुलता हुआ, फिर अगेन गैप डाउन खुलता हुआ नीचे आया था, और यहां पे भी काफी अच्छा सेलिंग में बना हुआ था। प्रॉपर एक रेंज के अंदर में होल्ड कर रहे थे, उसमें भी काफी अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिल रही थी, और वो भी इतना कॉन्फिडेंस के साथ कि मार्केट कहीं पे भी ओपन होता है हमें बाय ही करना है, सेलिंग में जा रहा है मार्केट तो भी हमें बाय करते हुए ही चलना है। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि कैसे आप अपना एनालिसिस प्रिपेयर करते हो जिससे कि आपको इतनी हाई एक्यूरेसी मिलती है, वो भी हमें डिटेल में सिखाओ। सो इससे पहले कि एनालिसिस के पीछे कंप्लीट जो भी सीक्रेट्स रहते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूं और ये बताऊं आपको कि कैसे मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आता है अपने एनालिसिस पे, आप एक छोटी सी क्लिप यहां पे निफ्टी 50 के चेकआउट करें, फिर हम आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। पर फिर भी अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुल के ऊपर आ रहा है, जैसा हमने बैंक निफ्टी में प्लान रखा, तो बाइंग में प्लान रख सकते हैं। फ्लैट खुलता है नीचे आ रहा है तो वेट कर लेंगे, वापस से ऊपर जाता है तब हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। डायरेक्टली गैप अप के केस में भी यहाँ पे सेलर्स को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, उस केस में भी हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। अच्छे से सेलिंग का मोमेंटम जब भी देखने को मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे काफी लंबा मार्केट होल्ड कर चुका है। सेलिंग का मार्केट इतना लंबा होल्ड नहीं करता है, सेलिंग फास्ट हमें देखने को मिलती है। तो सेलिंग अग्रेसिव होकर इसके नीचे ही हमें हो पाएगी, जहां पर 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी यहाँ पे पास में आ रहा है। अदरवाइज अभी के चार्ट को देखते हुए यहाँ पे बाइंग साइड पे ज्यादा अच्छा लग रहा है मार्केट, जिसमें हाई जब मार्केट क्रॉस करता है तो यहाँ पे काफी अच्छे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। सो जैसा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 की आपने एक छोटी सी क्लिप तो चेकआउट कर ही ली, कंप्लीट एनालिसिस अगर उस दिन का किसी को चेकआउट करना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं वीडियो में।
तो इस वीडियो के दौरान मैं आपसे कुछ ऐसे स्टेप्स शेयर करने वाला हूं, कुछ ऐसे सीक्रेट्स अपने शेयर करने वाला हूं 4 से 5, जिनको अगर आप फॉलो करते हुए चलते हैं तो आप खुद भी अपना एक परफेक्ट एनालिसिस प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी दुनिया की भीड़ से हटते हुए एक बेटर एनालिसिस आप कर पाएंगे हाई एक्यूरेसी के साथ, ये मेरी गारंटी है अगर आप कंप्लीट बातों को सुनते हैं तो। कोई भी स्टेप्स को अगर आप मिस करते हैं तो फिर आपको उतना फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, इसलिए सारी बातों को ध्यान से सुने। वीडियो के दौरान साथ में आपके कुछ डाउट्स भी सॉल्व करता हुआ जाऊंगा और कुछ प्रो टिप्स अपने आपके साथ शेयर करूंगा। सो कंप्लीट पावर पैक वीडियो होने वाला है। चलिए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। अब बैंक निफ्टी के चार्ट पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को समझने वाले हैं। सबसे पहले 1 मंथ टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट को ओपन कर रखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज डेट है 31 अगस्त की, जहां पे अगस्त का मंथ हमारा क्लोज होता हुआ नजर आया है, यानी मंथली कैंडल हमारी क्लोज हुई है। सो जब भी हमारी मंथली कैंडल क्लोज होगी तब हमें मंथली टाइम फ्रेम से एनालिसिस को शुरू करना है, और जब हमारी कोई वीकली कैंडल क्लोज होगी तब हमें वीकली टाइम फ्रेम से एनालिसिस को शुरू करना है। हमेशा सबसे पहला पॉइंट यही ध्यान रखें कि बड़े टाइम फ्रेम को कभी भी इग्नोर ना करें। तो सबसे पहले आपको मंथली टाइम फ्रेम पे यहां पे क्या देखने को मिल रहा है कि इस लेवल के आसपास से एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, जिसके आसपास मार्केट कंटिन्यू रेजिस्टेंस फेस करता हुआ चल रहा है। इसको कभी भी अच्छे से क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अभी भी मार्केट ने इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस फेस करके थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखाना चालू किया है। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, जून मंथ की जो कैंडल थी, यहां पे काफी बड़ी और वॉलेटाइल कैंडल बनती हुई नजर आई थी, जहां पे कैंडल का जो स्ट्रक्चर था वो हमें हैमर कैंडल टाइप देखने को मिल रहा था, जो पैटर्न हमें देखने को मिल रहा था। अब ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि जून मंथ में हमारे इलेक्शन थे। इलेक्शन रिजल्ट के दिन पे मार्केट काफी बड़ा फॉल करता हुआ नजर आया था, और सेम मंथ में नेक्स्ट डे से ही मार्केट वापस से रिकवर कर गया था। उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल बनती है ऑलमोस्ट एक इनसाइड कैंडल टाइप बनती है, जहां पे जुलाई मंथ के में हमें ज्यादा कोई बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिला। ऑलमोस्ट एक डोजी टाइप कैंडल, पॉज टाइप कैंडल यहां पे हमें देखने को मिली। अब नेक्स्ट जो कैंडल है यहाँ पे अगस्त मंथ की, इसने यहाँ पे इनसाइड कैंडल को नीचे की साइड पे ब्रेक डाउन करने की कोशिश तो करी, पर वापस से रिकवर करते हुए काफी स्ट्रांगली अप साइड पे यहाँ पे बायर्स माल खींच के ऊपर की साइड पे क्लोजिंग करवाए हैं। तो जैसा आपको देखने को मिलेगा, ये पूरा हमारा एक पॉज बना हुआ था यहाँ पे कि एक अच्छा मूव करने के बाद मार्केट यहाँ पे जुलाई मंथ में पॉज ले रहा था। अगस्त मंथ में हमने उसको क्रॉस करने की कोशिश करी, पर वापस से ऊपर रिकवर करते हुए नजर आए। तो अब दोबारा जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे जाना चालू नहीं करता है, एग्जैक्ट जो लेवल निकल के आ रहा है हमारा 50,000 के आसपास निकल के आ रहा है, तो जब तक मार्केट वापस से इसको क्रॉस करना चालू नहीं करता है तब तक हम अग्रेसिव होकर सेलिंग के बारे में प्लान नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ध्यान से समझना। क्योंकि अगर सेलर्स को यहां से नीचे लेके जाना था तो पहले मार्केट जैसे बायर्स ऊपर लेके आए, यहां पे बायर सेलर्स की फाइट हुई, इस वजह से एक स्पिनिंग टॉप कैंडल या डोजी कैंडल आप कह सकते हैं वो बनती हुई हमें नजर आई। उसके बाद नेक्स्ट मंथ में सेलर्स ने नीचे ले आने की कोशिश करी, पर वो कहीं ना कहीं गिव अप करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी वजह से मार्केट ऊपर आके क्लोजिंग दिया है। तो जब तक वापस से सेलर्स के हाथ में कमान नहीं आती है, जब तक वापस से सेलर्स के पास कॉन्फिडेंस नहीं आता है, हम सेलर्स की साइड पे पार्ट रखते हुए अग्रेसिवली नहीं चल सकते। वो कब आएगा? जब मार्केट एटलीस्ट 50,000 वगैरह के नीचे कुछ जाना चालू करता है, फिर हो सकता है मार्केट इस लो को भी टेक डाउन करते हुए और भी नीचे स्लाइड डाउन करता हुआ नजर आए। तो सेलिंग की साइड पे हमारा प्लान क्लियर हो गया। अब रही बाइंग की बात, तो बाइंग हम अग्रेसिव होकर कब करते हुए चल सकते हैं? जैसे ही मार्केट इस कैंडल का हाई क्रॉस करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां से पहले हमारा मोमेंटम कहां पे कंटिन्यू होता हुआ आ रहा है? बाइंग की साइड पे। जब भी मार्केट में यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट होते हैं, वापस से बायर्स संभालते हुए नजर आते हैं, फिर थोड़े बहुत सेलर्स एक्टिवेट होते हैं। इसी तरह से मार्केट इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए चल रहा है। सो यहां से भी एक अच्छा मोमेंटम हुआ है, या ये सब भी हम ना देखें तो जून में एक काफी अच्छा मोमेंटम हुआ। वापस से यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सेलर्स एक्टिवेट होने की कोशिश करें, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आई। अगर वापस से मार्केट अपना कैंडल का हाई क्रॉस करता है तो यहां से वापस से बाइंग साइड पे एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। और वैसे भी कैंडल के हाई के आसपास ही हम खड़े हुए हैं, तो यहां से क्रॉस करते हैं तो बाइंग में हमें एक अच्छा मोमेंटम प्लान करते हुए चल सकते हैं, जहां पे ओवर दी मंथ धीरे धीरे करते हुए मार्केट इन हाइज के आसपास तक पहले आ सकता है, फिर इसको क्रॉस करेगा जब एक नई रैली के लिए मार्केट रेडी हो सकता है। सो ये कैसा एनालिसिस था? ये पूरा सितंबर मंथ के लिए हमने एक ओवरऑल ब्रॉड एनालिसिस किया है आगे के लिए कि कैसे हम अपना प्लान रखते हुए चल सकते हैं। अब इसके बाद चलते हैं हम थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे, 1 वीक टाइम फ्रेम पे, कि नेक्स्ट वीक हमारा किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। यहां पे बायर्स काफी अच्छा अपसाइड पे लेते हुए जा रहे थे मार्केट को। उसके बाद एक लेवल के आसपास जाके यहाँ पे बायर सेलर्स दोनों फाइट करने लग गए, जहां पे ना मार्केट अपसाइड पे अच्छा मूव कर पा रहा था, ना ही सेलर्स नीचे लेके आ पा रहे थे, तो डाउन साइड पे भी कोई अच्छा मूव देखने को नहीं मिल रहा था। उसके बाद यहां से एक सेलिंग स्टार्ट होती है, उसमें भी कैंडल में हमें कोई अच्छी क्लोजिंग देखने को नहीं मिलती है। इस बात का हमेशा एज अ प्रो टिप ध्यान रख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं कि जब भी हमें कैंडल्स में ऊपर और नीचे की साइड पे विक्स देखने को मिल रही हैं, तब कहीं ना कहीं पे वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है और बायर्स और सेलर्स थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज बने हुए हैं। जैसे यहां पे कंफ्यूज बने हुए थे, उसके बाद सेलिंग भी हुई तो भी एक अच्छी क्लोजिंग नहीं हो पाई, नीचे से यहां पे बायर्स काफी अच्छे से ऊपर लेके जाते हुए नजर आए। इसी वजह से आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो वीक स्टार्ट हुआ उसमें भी बायर सेलर्स कंफ्यूज बने रहे, एक इनसाइड कैंडल बनती हुई नजर आई। उसके नेक्स्ट वीक मार्केट ने बड़ा सा गैप डाउन खुल के ये जो कैंडल बनी थी इसका ब्रेक डाउन कर दिया, जिसके बाद एक सेलिंग तो देखने को मिली, पर अगेन वापस से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं हो पाई सेलर्स की तरफ से।
जहां पे कैंडल कहीं ना कहीं वापस से ऊपर आके क्लोज करी। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल भी सेम थी, सेलर्स नीचे ले आने की कोशिश करे पर वापस से ऊपर आके क्लोज करे। अब उसके आगे आप देखेंगे तो यहां पे कहीं ना कहीं मार्केट हायर साइड पे ब्रेकआउट करना चालू कर दिया है। तो जैसा हमने अभी मंथली टाइम फ्रेम पे कैंडल देखी, कुछ इस टाइप की ही कैंडल देखने को मिल रही थी, इस टाइप की। तो जैसे ही मार्केट ने उसका हाई क्रॉस करा तो काफी अच्छा हमें बाइंग साइड का मोमेंटम अप साइड पे देखने को मिला। इसीलिए मैंने आपसे कहा सितंबर मंथ में अगर मार्केट अपना कैंडल का हाई क्रॉस करना चालू करता है, जो अगस्त वाली कैंडल थी उसका, तो बाइंग साइड पे एक मोमेंटम हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। और यहां पे जैसे ऑलरेडी मोमेंटम होना स्टार्ट हो चुका है, ये जो गैप पड़ा हुआ था हमारा यहाँ पे बड़ा सा, इस तरह से यहाँ पे गैप डाउन खोले थे हम, ये गैप भी हमने फुलफिल कर दिया है। तो इसी वजह से मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे स्लो हो रहा है, थोड़ा सा स्टक हो रहा है, पर अल्टीमेटली अगर वापस से मार्केट जो नेक्स्ट वीक हमारा स्टार्ट होने वाला है मंडे ट्यूसडे से, यहां से निकलना चालू करता है तो बाइंग साइड पे एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, जहां पे कहीं ना कहीं इस तरह से अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन टाइप हमारी चलती हुई आ रही है। इस लेवल के आसपास हम बैक टू बैक रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे, एक भी बार इसके ऊपर हम क्लोज नहीं कर पा रहे बेसिकली। अभी भी आप देखेंगे तो इसके ऊपर हमने क्लोज नहीं किया है। तो अगर मार्केट वापस से यहाँ पे क्रॉस करता है तो एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। फिर अगर इसी तरह से कुछ क्लोजिंग हो जाती है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हो जाती है, वीकली क्लोजिंग, तब हम आगे के लिए जैसे मंथली प्लान हमने रखा कि यहाँ पे बाइंग साइड का एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है सितंबर मंथ में, उसको कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं। तो उसमें हमें एक और कंफर्मेशन मिल जाएगा अगर स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोजिंग हमारी आ जाती है तो। सो इस तरह से जब आप सारी बातों को ऐड करते हुए चलेंगे, कंप्लीट 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे, तब आपको एक कंप्लीट व्यू मिलने वाला है, जिससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आगे के लिए अपना प्लान परफॉर्म करने में। तो जैसा आपने देखा यहां से मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है और सेलर्स काफी अच्छे से यहां पे क्लोज नहीं कर पा रहे हैं कैंडल को। तो सेलर्स कहीं ना कहीं अभी वीक बने हुए हैं, उतनी अच्छे से सेलिंग हमें देखने को नहीं मिल रही है। कब देखने को मिलेगी वो भी हमने डिस्कस कर लिया मंथली टाइम फ्रेम पे कि 50,000 वगैरह के नीचे अगर कुछ वापस से जाना चालू करते हैं, तब ये जो यहाँ पे बायर्स अभी तक डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गिव अप करना चालू कर देंगे। तो इस लेवल के नीचे हमें तेजी से सेलिंग देखने को मिल सकती है। जब तक ऐसा नहीं होता है, इस बीच में तो थोड़ा सा हमारा न्यूट्रल माइंडसेट रहना चाहिए, क्योंकि बायर्स अल्टीमेटली इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना चालू होंगे। इस बीच में थोड़ा सा बायर सेलर्स की फाइट ही चलती रहेगी। तो फाइट के बीच में जब भी हम रहते हैं तो या तो हम वहां पे वेट कर सकते हैं या फिर थोड़ा छोटी क्वांटिटी से काम करते हुए चल सकते हैं, छोटे टारगेट्स वगैरह के लिए। अब इसी के साथ नेक्स्ट प्रो टिप आप क्या नोट डाउन कर सकते हैं, एनालिसिस करते टाइम आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी इससे। जैसा आप यहां पे देखेंगे कि जब से मार्केट ने ये वाली ग्रीन कैंडल बनाई, इसके बाद कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज नहीं हो पा रही। जैसे यहाँ पे इस कैंडल में बड़ी सी विक थी अपर साइड पे, उसके बाद हर कैंडल में आपको कहीं ना कहीं ऊपर नीचे विक देखने को मिलेगी। यहाँ पे जैसे बड़ा सा डाउन साइड पे मोमेंटम तो हुआ, पर कोई स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं हो पाई, वीकली क्लोजिंग। ऊपर नीचे दोनों साइड पे हमें कैंडल में विक देखने को मिल रही है, यहाँ पे भी विक है, यहाँ पे भी कैंडल, इस तरह से। तो इस तरह से मार्केट स्ट्रॉन्ग बॉडी वाली कैंडल क्लोज नहीं कर पा रहा। जैसे ये ग्रीन कैंडल होती है स्ट्रॉन्ग बॉडी, ये रेड कैंडल होती है स्ट्रॉन्ग बॉडी वाली, जिसमें ना के बराबर या एकदम कम से कम विक हमें देखने को मिले कैंडल में। पर अभी क्या हो रहा है, काफी बड़ी बड़ी हमें कैंडल्स में विक देखने को मिल रही है, जिसको कुछ लोग शैडो के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमें क्या सिग्निफाई करता है कि जब बार बार ऐसा हो रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही पास है चेंज होने के। यानी हम बहुत ही पास हैं एक स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोजिंग करने के। या तो नेक्स्ट वीक ही हमें देखने को मिल सकता है, नहीं तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक हमें और भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अब वो चाहे ग्रीन कैंडल हो या रेड कैंडल हो, पर प्रोबेबिलिटी हमें यही बताता है कि जब बार बार ऐसा होता हुआ जा रहा है तो हम बहुत ही पास हैं एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज करने के। जैसे उससे पहले भी आप चेकआउट करेंगे, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज नहीं हो रही थी बार बार, तो एक काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होती हुई नजर आई। फिर वापस से आप देखेंगे कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज नहीं हो रही थी, तो नेक्स्ट वीक काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होती हुई नजर आई। तो अभी ये प्रोबेबिलिटी काफी लंबी चल चुकी है जहां पे कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल हमने क्लोज नहीं करी है। सो हाई चांसेस हो जाते हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कर सकता है। अगर नेक्स्ट वीक भी मार्केट कोई इस तरह से छोटी मोटी कैंडल या कोई स्ट्रॉन्ग बॉडी वाली कैंडल नहीं बनाता है, तो फिर उसके नेक्स्ट वीक और भी चांसेस हमारे बढ़ जाएंगे प्रोबेबिलिटी वाइज। अब हम लोग आ चुके हैं डेली टाइम फ्रेम पे, जिससे कि हम ये एनालिसिस कर सके कि इमीडिएटली मंडे के दिन पे कैसे हमारी कैंडल परफॉर्म कर सकती है, किस तरह का मोमेंटम रह सकता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि एक इस तरह से यहाँ पे अपर साइड पे ट्रेंड लाइन टाइप चलती हुई आ रही है, जिसके आसपास मार्केट बैक टू बैक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। फ्राइडे के दिन मार्केट बड़ा सा गैप अप खुला, उसके ऊपर निकलने की कोशिश तो करी, पर ऑलरेडी गैप अप में काफी अच्छे पॉइंट्स जा चुके थे। बड़ा गैप अप हमें देखने को मिला था ऑलमोस्ट 250-300 पॉइंट्स के आसपास का। तो उसके बाद मार्केट फर्दर मूव नहीं कर पाया। तो अभी भी कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन के आसपास ही हम रेजिस्टेंस फेस करते हुए चल रहे हैं, जहां पे यहां से हमने ब्रेकआउट किया था ये कंसोलिडेशन का, काफी अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा था। इसकी लोअर साइड पे जब हम खड़े हुए थे, यहाँ पे बॉटम लगाया था, तभी हमने ये डिस्कस कर लिया था कि यहां से मार्केट फर्दर सेलिंग में नहीं जा पाएगा, जैसा मैंने आपको क्लिप शेयर करी, क्योंकि सेलिंग हमेशा कंपैरेटिवली फास्ट होती है। तो यहां पे मार्केट काफी रुक रहा था। सो ये छोटे छोटे पॉइंट्स को आप ध्यान रख सकते हैं, जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे प्लान फॉर्म करने में। जैसे यहाँ पे मार्केट काफी लंबा रुक रहा था, तो एकदम इस कैंडल के आसपास मैंने आपसे कहा था कि हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। पहले वाली किसी भी कैंडल पे मैंने आपसे ये नहीं कहा कि हम यहाँ पे बाइंग करते हुए चल सकते हैं, किसी भी लेवल पे मार्केट ओपन हो हम बाइंग कर सकते हैं। ये पहले आप किसी भी एनालिसिस में चेकआउट कर लेना, ऐसा पहले कभी भी नहीं कहा था।
सिर्फ उसी दिन मैंने आपसे इसलिए कहा था क्योंकि हर किसी का माइंडसेट यहाँ पे सेल साइड पे हो चुका था। सो जैसा मैंने आपको कई बार ये पॉइंट भी शेयर कर रखा है कि मार्केट उसी बेसिस पे काम करता है कि जब सब लोग एक साइड पे सेल करने आ चुके हैं तो हमें वहां पे सेल नहीं करना है, या तो वेट कर लेना है या फिर अगेंस्ट में हम बाइंग करते हुए चलेंगे। तो उसी बेसिस पे मैंने आपको यहाँ पे प्लान शेयर किया था। अब वापस से सेम यहाँ पे सिचुएशन है कि जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, 7-8 दिन से बार बार यहाँ पे मार्केट छोटी छोटी कैंडल, डोजी टाइप कैंडल बनाता हुआ जा रहा है। जैसा हमने वीकली टाइम फ्रेम पे देखा, प्रोबेबिलिटी वाला जो पॉइंट मैंने आपसे वीकली टाइम फ्रेम पे शेयर किया कि बार बार अगर सेम टाइप की कैंडल बन रही है तो हम बहुत ही पास है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाने के। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे भी हमें वही देखने को मिल रहा है कि मार्केट काफी दिनों से एक रेंज टाइप में या जिगजैग करता हुआ नजर आ रहा है इंट्राडे में, जहां पे ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है, साइडवेज भी होता है, फिर कहीं ना कहीं सेंटर में क्लोज कर देता है। फ्राइडे को भी कोई अच्छा मूव होता हुआ नजर नहीं आया क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गैप अप खुल गया था 300 पॉइंट्स के आसपास। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट वीक हम काफी पास हैं जहां पे एक स्ट्रॉन्ग बॉडी वाली कैंडल हमें देखने को मिल सकती है। स्ट्रॉन्ग बॉडी वाली कैंडल कैसे होती है? ऐसी होती है ग्रीन कैंडल या ऐसी होती है रेड कैंडल, जहां पे विक्स से कहीं ज्यादा हमें बॉडी देखने को मिले, ऑलमोस्ट पूरी कैंडल में बॉडी बॉडी ज्यादा हो और कैंडल भी एक साइजेबल अमाउंट की हो, छोटी मोटी कैंडल ना हो। तो उसके हम बहुत ही पास हैं। नेक्स्ट वीक हमें ऐसी एक कैंडल देखने को मिल सकती है। उसी के साथ मंडे के लिए हम प्लान कैसे रख सकते हैं, एक अच्छे से यहाँ पे आपको पहले ट्रेंड लाइन में मार्क करके दिखा देता हूं। इस तरह से हम ट्रेंड लाइन के आसपास रेजिस्टेंस ले रहे हैं। तो मार्केट इसी के आसपास काफी अच्छा कंसोलिडेट कर चुका है। अभी कंसोलिडेशन के हायर पार्ट पे हम खड़े हुए हैं। तो वापस से अगर मार्केट जैसे कुछ गैप डाउन वगैरह खुल जाता है यहाँ पे कंसोलिडेशन वगैरह में, फिर वापस से मार्केट अगर ऊपर निकलना चालू करता है, स्पेशली अगर ब्रेकआउट होता है, तो वो हमारे लिए और भी अच्छा रहेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं उसको ध्यान से समझना। मार्केट यहाँ पे पहले काफी अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड में बना हुआ था, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, सेलिंग में आया। तो इस तरह से मार्केट करता करता यहाँ पे ये जो पूरा मोमेंटम हुआ था इसके ऑलमोस्ट 50% के आसपास यहाँ पे आ चुका है करेक्शन करता करता। जहां पे पहले हमने कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट किया था उसी लेवल के आसपास वापस से कंसोलिडेशन करके हम अप साइड पे मूव करना चालू किए। अभी हम कहां पे रुके हुए हैं? जहां पे पहले हमने थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेस किया था, इस वजह से यहाँ पे मार्केट अटक रहा है। इस बात को भी आप एज अ प्रो टिप नोट डाउन कर सकते हैं कि जिस भी एरिया में पहले बायर सेलर्स कंफ्यूज हुए थे, उस एरिया में जनरली बायर सेलर्स कंफ्यूज होते ही होते हैं। 90% टाइम हमें ऐसा देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिला एक रेंज बनी, तो उसी लेवल के आसपास आके वापस से एक रेंज बनती हुई नजर आई। सेम यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, एक छोटी सी रेंज बनी जहां पे बायर सेलर्स कंफ्यूज रहे, तो उसी एरिया के आसपास आके यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रुक रहा है। तो अगर वापस से मार्केट इसका ऊपर ब्रेकआउट करना चालू करता है, ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट होगी और ओवरऑल हमारा ट्रेंड भी इस तरह से बना हुआ है कि यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम करा, रिट्रेसमेंट करा, अभी वापस से निकलना चालू करते हैं तो अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। वहीं पे अगर ऐसा नहीं होता है, जैसे मार्केट मैंने आपसे कहा मंडे को गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, इसी रेंज के अंदर में कहीं पे खुल जाता है, तो इसके बीच में तो हमें थोड़ा सा न्यूट्रल माइंडसेट अपना कर लेना है। न्यूट्रल इन द सेंस कि अगर मार्केट वापस से यहां से ऊपर जाता है तो बाइंग में ही हमें प्लान करते हुए चलना है। अगर नीचे आ रहा है तो जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करता कुछ, तब तक जैसे यहां से मार्केट ने कहां से ब्रेकआउट किया था, एग्जैक्टली 50,850 के पास से या 800 से 850 का हम यहाँ पे जोन कंसिडर करते हुए चल सकते हैं। इस जोन के आसपास से मार्केट ने ब्रेकआउट करना चालू किया था। तो जब तक इस जोन के नीचे मार्केट क्लोज करना स्टार्ट नहीं करता, अग्रेसिव सेलिंग हमें देखने को नहीं मिलेगी। भले ही मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत इंट्राडे में सेलिंग में आया, जैसे आपको यहाँ पे कैंडल्स में क्या देखने को मिल रहा है, इंट्राडे में छोटी मोटी सेलिंग हुई, वापस से बाइंग हुई, फिर वापस से जिगजैग करता हुआ खत्म हो गया। इस तरह से भले ही इंट्राडे में छोटी मोटी सेलिंग मिल जाए, पर कोई अग्रेसिव सेलिंग हमें इस लेवल के नीचे ही देखने को मिल पाएगी। यहां से मार्केट अगर क्रॉस करता है तो ये कंसोलिडेशन के आसपास मार्केट वैसे भी काफी अच्छा रुक चुका है, सस्टेन कर चुका है थोड़ा सा। अगर ब्रेकआउट करना चालू करता है तो हम इन हाइज वगैरह की जो यहाँ पे कैंडल की विक्स लगी हुई थी, इन हाइज के ऊपर तक भी जा सकते हैं नेक्स्ट वीक, जहां पे फिर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा आएगा वो इस जोन के आसपास हमें देखने को मिलेगा, जो कि 51,800 से लेकर 52,000 के जोन में हमें देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले हम यहाँ पे फंसे थे, इसी के ऊपर सपोर्ट ले रहे थे, फिर इसी के नीचे यहाँ पे वापस से रेजिस्टेंस ले रहे थे, तो यहां तक हम जा सकते हैं अगर मार्केट कंटिन्यू करना चालू करता है तो। फिर यहाँ पे आके अगर मार्केट वापस से स्ट्रांगली निकलता है, या जो भी मार्केट यहाँ पे बायर सेलर्स की फाइट होती है, यहाँ पे आके फिर हमारा नेक्स्ट मूव डिसाइड होगा। सो क्लियर हो गया हमारा प्लान कि यहां से निकलते हैं तो बाइंग में हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। बीच का एरिया थोड़ा सा हम क्वांटिटी कम रखते हुए काम कर सकते हैं या वेट कर सकते हैं इसमें, फिर वापस से अगर मार्केट ब्रेकडाउन वगैरह करे, ये जो पूरा यहाँ से रेंज का ये जो पूरा कंसोलिडेशन हुआ था, इसका ब्रेकआउट हुआ था, इसको जब मार्केट पूरा फेल करता है तभी हम यहाँ पे सेलिंग में प्लान करते हुए चलेंगे। अदरवाइज मार्केट थोड़ा बहुत नीचे भी आता है, इस जोन के आसपास कहीं पे यहाँ पे सपोर्ट फाइंड आउट करके बाइंग की कोई सिचुएशन बनाता है, तो भी हमारे पे बाइंग करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट करा, अभी थोड़ा सा यहाँ पे बायर सेलर्स दोनों कंफ्यूज हैं, वापस से मार्केट नीचे आके अगर ऊपर निकल रहा है तो भी हम यहाँ पे बाइंग करते हुए एक बाइंग साइड पे अच्छा मोमेंटम प्लान करते हुए चल सकते हैं। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं, जहां पे ओवरऑल डायरेक्शन हमने समझ लिया कि किस लेवल के ऊपर बाइंग का अच्छा मूव मिल सकता है, किस लेवल के नीचे सेलिंग का अच्छा मूव मिल सकता है, कहां पे हमें न्यूट्रल माइंडसेट से काम करना है, वो सब जब हमने समझ लिया उसके बाद हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आना है।
बेस्ट कंडीशंस अपने लिए फाइंड आउट करके रखने के लिए, जिससे कि हम मंडे को इंट्राडे में काम कर सकें। तो बेस्ट कंडीशन क्या हो जाती है, जैसे यहाँ पे प्रॉपर एक रेंज बनती हुई जा रही है। अब ये रेंज में क्या है, नीचे की साइड पे भी हमने कई बार सपोर्ट ले लिया है, ऊपर की साइड पे भी हमने कई बार रेजिस्टेंस ले लिया है। यहां से लोअर पार्ट से डायरेक्टली चलते चलते थर्सडे को हमने यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल बनाई थर्सडे को, जहां पे निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी। उसी कैंडल के कंटिन्यू फ्लो में हम डायरेक्टली बड़ा सा गैप अप खुले 200-300 पॉइंट, और ये जो रेजिस्टेंस था हमारा, डायरेक्टली मार्केट इसके ऊपर गैप अप खुला। तो ये पॉइंट एज अ प्रो टिप मैंने आपको कई बार शेयर कर रखा है कि जब मार्केट दूर से चलते चलते एक दूसरी साइड से चलते चलते दूसरी साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है, तो उस टाइप के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जनरली सस्टेन नहीं कर पाते हैं, या उसी फ्लो में कोई बड़ा मूव मिल जाए वो कभी भी ऐसा नहीं हो पाता है। सो इसी वजह से यहाँ पे लोअर साइड से हम कंटिन्यू मूव करते हुए आए, बड़ा सा गैप अप खुले फ्राइडे को, और उसके बाद मार्केट ज्यादा अच्छा कोई भी मूव नहीं कर पाया। जहां पे फ्राइडे के लिए जो हमने प्लान प्रिपेयर किया था, यही प्लान प्रिपेयर किया था कि मार्केट जैसे डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुल के 51,000 को ब्रेक डाउन करता है, तब हम सेलिंग में प्लान कर सकते हैं, या फिर मार्केट यहाँ कहीं पे खुलता है, यहाँ पे खुलता है, तो हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से इसको ब्रेकआउट करेगा तो काफी अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है। और मार्केट डायरेक्टली खुली रेजिस्टेंस के ऊपर गया, जैसा आप देखेंगे डायरेक्टली ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही खुल गया, तब फिर फर्दर उतनी स्ट्रेंथ नहीं बच पाती है। तो ये सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं जिनको आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे तो आपको बेटर एनालिसिस करने में हेल्प मिलेगी। तो जैसे मार्केट वापस से अगर मंडे को गैप अप खुलता है, तो ये जो सेलर्स वगैरह बैठे हैं ये ट्रैप होते हुए नजर आ सकते हैं। उस केस में हमें एक बाइंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट गैप अप खुल के ऊपर जा रहा है तो हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। वहीं पे जैसे मार्केट डायरेक्टली कुछ गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, तो मैंने आपसे डेली टाइम फ्रेम पे भी ये बात शेयर करी कि वापस से हम उसी रेंज के अंदर में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें तुरंत अपना माइंडसेट जो है न्यूट्रल साइड पे कर लेना है, क्वांटिटी को अपने कम कर लेना है, और गैप डाउन खुल के भी अगर मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर आ रहा है तो हम बाइंग में ही प्लान रखते हुए चल सकते हैं। सेलिंग का अग्रेसिव प्लान जब भी बनेगा इंट्राडे वगैरह में भी, जब मार्केट इस लेवल को कुछ ब्रेक डाउन करना चालू करता है, क्योंकि ये जो बायर्स वगैरह यहाँ पे डिफेंड कर रहे हैं, इनकी पोजीशन जब भी कवर होगी जब मार्केट 51,000 वगैरह के नीचे ब्रेक डाउन करता है। तो इसके नीचे अगर जा रहा है तब तो कहीं ना कहीं हमें सेलिंग में ही प्लान करते हुए चलना है। तो इस पॉइंट से आप एज अ प्रो टिप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं कि हमें ये भी पता रहना चाहिए कि सिर्फ हमें बाय नहीं करना, हमें ये भी पता रहना चाहिए कि बाइंग से कब हमें सेल साइड पे शिफ्ट हो जाना है। तो वो लेवल हमारा रहेगा 51,000 का, कि इस लेवल के नीचे अगर प्राइस जा रहा है तो हमारा माइंडसेट वहां पे रिजिड माइंडसेट नहीं रहना चाहिए पत्थर जैसा कि नहीं मुझे तो यहाँ पे इसके नीचे आ रहा है तब भी बाय करते हुए चलना है। कहीं ना कहीं फिर हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करते हुए चल सकते हैं। तो ये पॉइंट को आप हमेशा नोट डाउन करके रखें कि भले ही आपने बाय साइड पे प्लान बनाया हो या किसी भी साइड पे प्लान बनाया हो, वो माइंडसेट आपका कब चेंज हो जाएगा उस लेवल को भी आपको डिफाइन करके रखना है, जो कि हमारा ये रहेगा इंपॉर्टेंट जोन। और अब सपोज करते हैं मार्केट फ्लैट ही खुल जाता है, तो फ्लैट का केस हमारा सबसे बेकार रहेगा। उसमें क्या है, जैसे मार्केट यहाँ पे इस लेवल के आसपास से ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था, ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था, गैप अप खुल के यही हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना। तो ये जो पूरा फ्लैट का एरिया रहने वाला है ये सबसे बेकार एरिया रहने वाला है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा जिगजैग होती हुई नजर आ सकती है। इसके बाद जैसे मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है, इसको ब्रेकआउट वगैरह करता है, थोड़ा ऊपर निकलना चालू करता है, तब तो हम बाइंग में कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल ये ऐसा जोन होने वाला है जहां पे बायर सेलर्स पहले फाइट कर रहे थे। हर बार यहाँ पे आता था, फाइट होती थी, जैसा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आता था, मार्केट स्टक हो जाता था। अभी भी आप देखेंगे यहाँ से वापस से बायर सेलर्स फाइट करे नीचे ले गए, यहाँ पे वापस से मार्केट उसी जोन के आसपास अटक रहा है। तो फ्लैट का हमारा ओपनिंग उतना अच्छा तो नहीं रहेगा, पर फिर भी अगर मार्केट फ्लैट के केस में कहीं ना कहीं ऊपर जा रहा है तो हम बाइंग में ही प्लान रखते हुए चल सकते हैं। ऐसा प्लान इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर जो सेलर्स वगैरह बैठे हैं इनकी पोजीशन कवर हो सकती है अगर मार्केट ऊपर निकलना चालू करता है तो, क्योंकि बायर्स वगैरह जो यहाँ पे आए थे उनको बायर्स को ऑलरेडी मार्केट ने हटा दिया है, जैसा आपको देखने को मिलेगा एंड में पूरा यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिली है। तो ये जो बाय करके बैठे होंगे ये सब तो यहाँ पे हट गए होंगे। उसके बाद बचते हैं नीचे के बायर्स, तो इन पे खतरा जब भी बढ़ेगा सबसे पहले तो जब मार्केट 51,200 वगैरह को ब्रेक डाउन करता है, तो पहला खतरा बायर्स पे जब बढ़ेगा, और मेजर खतरा जब भी बढ़ेगा अग्रेसिव सेलिंग वगैरह हमें जब भी देखने को मिलेगी जब 51,000 के नीचे हम जाते हैं। अब जैसा कि सबसे पहले स्टेप में हमने एनालिसिस करना सीख लिया काफी डिटेल में जाके, इसी एनालिसिस को और भी एनहांस करने के लिए, जिससे कि हमें अपने एनालिसिस पे और भी कॉन्फिडेंस आए, 4 और स्टेप्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं। जहां पे सेकंड स्टेप हमारी रहेगी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को मार्क करना। जब भी हम चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स को मार्क कर लेते हैं तो हमें एनालिसिस के दौरान जो भी हमने चीजें डिस्कस करी हैं, जो भी हमने प्लान फॉर्म करा है, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। तो सेकंड स्टेप में आता है सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स को मार्क करना। जैसे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मंडे के लिए, इंट्राडे के लिए मैंने निफ्टी बैंक के चार्ट पे यहाँ पे कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क कर दिए हैं। अगर आपको नहीं आता है सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स को मार्क करना तो इस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना के अपलोड कर रखी है चैनल पे, जिसको आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। 925 के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है,
611 के आसपास हमारा नियर बाय रेजिस्टेंस है। अभी जहां पे करंटली हम रेजिस्टेंस लेके खड़े हुए हैं ये लेवल है 430 के आसपास का, और इसके नीचे 200 के आसपास एक माइनर सपोर्ट हमारा आएगा, जहां पे ये जो पूरी बड़ी सी रेंज बनी हुई है इसके बीच में जहां पे भी हम बार बार स्टक हो रहे हैं ये माइनर लेवल है हमारा, यहाँ पे हल्का फुल्का मार्केट कभी कभी स्टक हो रहा है। इसके नीचे निकलते हैं तो 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। फिर उसके नीचे 780 के आसपास एक इंपॉर्टेंट लेवल हमारा आने वाला है। जैसा कि यहाँ पे एक प्रॉपर रेंज बन रही है, तो वैसे भी जितना ये रेंज की लेंथ है इतना टारगेट अगर हम ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं तो 611 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा निकल के आता है। फिर अगर मार्केट इसको भी क्रॉस करता है तब एक फर्दर बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है। अब इसके बाद थर्ड स्टेप में पुट या फिर कॉल दोनों में से किसका चार्ट हमें ज्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है वो हमें चेक कर लेना है। कौन से पुट और कॉल का चार्ट चेक करना है जो कि एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पे चल रहे हो। सबसे पहले जैसा कि मैंने फायर्स का चार्ट यहां पे ओपन कर रखा है, तो इसमें राइट क्लिक करके जब हम ऑप्शन चेन को खोलते हैं तो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस अभी कौन सी चल रही है 51,400 की, जहां पे ये लेफ्ट साइड पे कॉल है, राइट साइड पे पुट है यहाँ पे। सो इस तरह से कुछ हमारा कॉल का चार्ट यहाँ पे प्लेस है, जहां पे फ्राइडे को मार्केट बड़ा सा गैप अप खुला और कंटिन्यू फर्स्ट टिक के साथ ही भगता रहा, उसी लेवल के आसपास यहाँ पे ट्रेंड लाइन के आसपास रेजिस्टेंस लेके वापस से फॉल करता हुआ नजर आया। तो इस लेवल के आसपास हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पे जैसे मार्केट अगर वापस से गैप अप वगैरह खुलता है, इसके ऊपर क्रॉस करना चालू करता है, तो कॉल साइड पे हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एज एन ऑप्शन बायर पर्सपेक्टिव यहाँ पे हम कॉल का चार्ट देख रहे हैं। और जैसा कि इस सपोर्ट जोन के नीचे कभी भी हम अच्छे से सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके नीचे जब प्राइस सस्टेन करना चालू करता है तभी हमें ये कॉल यहाँ पे गिरता हुआ नजर आएगा, और तब फिर कहीं ना कहीं मार्केट भी फॉल करता हुआ नजर आएगा। अब वहीं पे सेम स्ट्राइक प्राइस के अगर पुट का चार्ट भी अगर हम चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि कंटिन्यू मार्केट फॉल करता हुआ ही जा रहा है। यानी पुट साइड का चार्ट कहीं पे भी एक बेस बनाता हुआ नजर नहीं आ रहा, कोई स्ट्रेंथ का साइन हमें देखने को नहीं मिला, कंटिन्यू फॉल करता हुआ ही जा रहा है। 1 डे टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं तो यहाँ पे भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो कंपेरेटिवली हमें क्या देखने को मिल रहा है, कॉल का चार्ट ज्यादा अच्छा प्लेस है। यहाँ पे कैसा है कि मार्केट कंटिन्यू लोअर हाइज लोअर लोज बनाता हुआ इस तरह से एक चैनल में मूव करता हुआ चल रहा है। यहाँ पे पुट के चार्ट में हमें प्रॉपर एक लोअर हाइज लोअर लोज का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, जहां पे गलते हुए ही जा रहा है। तो ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से पुट का चार्ट कब अट्रैक्टिव होगा, जब मार्केट एटलीस्ट इन लेवल्स के ऊपर कुछ सस्टेन करना चालू करता है। पहले तो जैसे मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे मार्केट कुछ गैप डाउन वगैरह खुलता है तो पुट का चार्ट ऊपर आएगा, बड़ा सा कुछ गैप डाउन वगैरह खुला, उसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर रुक के इसको ब्रेकआउट वगैरह करता है तो यहाँ तक जा सकता है। फिर इस लेवल के आसपास हमने कंटिन्यू यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है, तो इसके ऊपर 500 वगैरह के ऊपर निकलते हैं तब जाके कोई अच्छा मोमेंटम ये कर पाएगा। उसी के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको और शेयर करूं तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, और यही वही पुट का चार्ट है 51,400 के पुट का। अगर आप ध्यान से देखेंगे फ्राइडे का चार्ट तो इसने कहीं ना कहीं एंड में सेलिंग दिखाते हुए नीचे की साइड पे क्लोज करा है, पर फिर भी हमें पुट का प्राइस बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, ये भी कहीं ना कहीं लोअर पार्ट पे ही क्लोज करता हुआ नजर आया है। इनफैक्ट इसमें चार्ट में ब्रेकडाउन भी होना चालू हो गया है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पुट की साइड पे लोग उतने ज्यादा अग्रेसिव होकर बाय नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पुट सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। तभी तो आप देख सकते हैं यहाँ तो मार्केट गिरता हुआ नजर आया, इसको भी ब्रेकडाउन वगैरह करता हुआ नजर आया, पर एंड में भी यहाँ पे पुट का प्राइस अपने हाई के आसपास तक भी नहीं आया और कहीं ना कहीं लोअर पार्ट पे ही क्लोज किया है। सो ओवरऑल कंक्लूजन ऐसा हो जाता है कि कॉल का चार्ट हमें ज्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। पुट का चार्ट अच्छा जब होगा जब पहले तो यहाँ पे चैनल के ऊपर निकल के कुछ इस टाइप का प्राइजेक्शन बनना चालू होता है। अभी मार्केट क्या है, लोअर हाइज लोअर लोज में ही कंटिन्यू चले जा रहा है, तो इस टाइप का जब कुछ प्राइजेक्शन बनता है तभी यहाँ पे ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से पुट इंटरेस्टिंग होगा। इतना ज्यादा डिटेल में जाते हुए एक एक चीज को बारीकी से समझाते हुए शायद ही कोई आपको बताए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोर्स वगैरह में फिर भी कोई समझा सकता है, पर मेरे को जहां तक याद है कोर्स में भी लोग इतना डिटेल में नहीं बताते हैं, क्योंकि उनको खुद को ही इतना कुछ पता नहीं होता है। सो अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चीजें मिल रही हैं तो उसकी वैल्यू करना सीखें। अगर आपको ऐसा लगता है कि चीज तो फ्री में मिल रही है, मुझे इसकी क्या ही वैल्यू होगी, तो वो उसकी वैल्यू आपको बाद में पता चलेगी जब आप खुद से इन चीजों को सीखना चालू करेंगे। पर उसमें हो सकता है आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाए, काफी ज्यादा आपका पैसा आपको लॉस करना पड़े, उसके बाद ये चीजें आपको समझ में आए। तो इससे अच्छा है अभी से आपको चीजों की कदर करते हुए सीख लेना चाहिए, जिससे कि आपको जल्द से जल्द अपनी नॉलेज का ग्राफ डेवलप करने का मौका मिले और एक्सपीरियंस डेवलप करने का मौका मिले। इसी के साथ अच्छा लग रहा हो वीडियो, आपको समझाने का तरीका आपको पसंद आ रहा हो मेरा, तो वीडियो को लाइक और कमेंट करते हुए अप्रिशिएट कर सकते हैं, जिससे कि मुझे भी एक मोटिवेशन मिल सके। अब स्टेप 4 में मैं करता हूं ऑप्शंस के डेटा को एनालिसिस। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के नेट एक्टिविटी हमें क्या देखने को मिल रही है। सिंपली इससे हमें क्या पता चलता है कि बाकी लोगों का किस तरह से माइंडसेट बन रहा है नेक्स्ट डे के लिए, स्पेशली मॉर्निंग के लिए, जहां पे रिटेलर्स, डीआईआई, एफआईआई, प्रो ट्रेडर्स, इनका किस तरह से माइंडसेट बन रहा है। ये मेरी पर्सनल शीट है, जैसा कि आप नाम चेकआउट कर सकते हैं, जो कि मैंने पेड रूप से बनवा रखी है किसी से। इससे काफी इजी हो जाता है मुझे समझना, और टाइम भी मुझे बहुत कम लगता है। 1 मिनट के अंदर में मुझे समझ में आ जाता है कि बाकी लोगों का किस तरह से माइंडसेट बन रखा है। जैसा कि आप देखेंगे ये डेटा है 30 अगस्त फ्राइडे का, जहां पे रिटेलर्स आपको क्या देखने को मिलेगा, मोस्टली हमें सारे के सारे बियरिश माइंडसेट से देखने को मिल रहे हैं। डीआईए की तरफ से उतनी कोई खास वॉल्यूम्स नहीं है, इनकी तरफ से वैसे ऑप्शंस में एक्टिविटी कम रहती है एज यूजुअल।
ये स्टॉक्स वगैरह में ज्यादा काम करना पसंद करते हैं। फिर भी जो भी एक्टिविटी है थोड़ी बहुत वो मिक्स माइंडसेट से हमें देखने को मिल रही है। एफआईआई मोस्टली यहाँ पे बुलिश हमें देखने को मिल रहे हैं, जहां पे कॉल बाइंग होती हुई नजर आई है। तो ज्यादा वॉल्यूम्स उसी साइड पे हमें देखने को मिल रही है। बाकी थोड़े से यहाँ पे पुट भी बाय हुए हैं और थोड़े से यहाँ पे फ्यूचर्स भी बाय होते हुए नजर आए हैं। तो नेट में इनको हम मान सकते हैं कि बुलिश माइंडसेट इनका हमें देखने को मिल रहा है। उसी के साथ प्रो ट्रेडर्स का भी मोस्टली हमें बुलिश माइंडसेट देखने को मिल रहा है, जहां पे मोस्टली पुट सेलिंग होती हुई नजर आई है। तो जैसा मैंने आपसे कहा, इसी वजह से आपको देखने को मिला होगा पुट का प्राइस भी काफी अच्छा गलता हुआ नजर आया, क्योंकि इतनी हैवी अमाउंट में बड़े प्लेयर्स की तरफ से पुट सेलिंग होती हुई नजर आई है। बाकी थोड़ा बहुत यहाँ पे कॉल सेलिंग भी हुई है और थोड़ा सा यहाँ पे फ्यूचर्स भी सेल होते हुए नजर आए हैं। सो इस एफएनओ डेटा के ओवरऑल कंक्लूजन क्या हो जाता है कि यहाँ पे रिटेलर्स हमें बियरिश माइंडसेट से देखने को मिल रहे हैं, एफआईआई और प्रो ट्रेडर्स हमें मोस्टली बुलिश माइंडसेट से देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट बात मुझे आपसे डिस्कस करनी थी, ध्यान से सुने सभी लोग। जैसा कि बहुत लोगों के आप में से कमेंट्स आ रहे थे कि मैंने एफएनओ डेटा को डिस्कस करना क्यों बंद कर दिया, क्योंकि ये जो शीट है मैं इसको पहले आपसे डिस्कस करता था, जहां पे हम डेटा डिस्कस करते थे, स्पेशली वीकली एनालिसिस में हम डिस्कस करते थे और कभी कभी मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करके दे देता था। पर बहुत सारे लोग उसको गलत तरह से इंटरप्रेट करते थे, मिसयूज करते थे। किस वे में करते थे कि वो सोचते थे जैसे यहाँ पे हमने ये देख लिया तो हमें एनालिसिस वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट अगले दिन जाके बाय कर लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जिस तरह से हमारा एक हाथ होता है उसमें हमारी 5 उंगलियां होती हैं, तो 5 उंगलियों में से जरूरी नहीं कि 5 उंगलियां हमारी बराबर हो, पर हमें जरूरत 5 उंगलियों की पड़ती है। उसी तरह से ये 5 स्टेप्स हैं, इन 5 स्टेप्स की हमें जरूरत पड़ती है एनालिसिस करने के टाइम। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम ऑप्शन एक्टिविटी को देख लेंगे और अगले दिन हम जाके ट्रेड ले लेंगे वहां पे। पर फिर भी बहुत लोगों के डेली कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम डेटा कहां से देख सकते हैं ये, या फिर आप हमें शेयर कर दिया करो। तो डेटा अगर आपको खुद से देखना है तो सबसे पहले आप जा सकते हैं या तो डायरेक्टली एनएसई की साइट पे, वहां पे आपको ये डेटा मिल जाएगा। एनएसई की साइट पे आप ना जाना चाहें तो उसी से डेटा उठा के, बहुत सारी साइट हैं जैसे सेंसिबल है, वो आपको उसी से डेटा उठा के देती है। दूसरी ऑप्स्ट्रा वगैरह, इस तरह की 3-4 साइट और भी हैं, आप जाके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो एक तो ये तरीका हो जाता है। पर इसमें एक प्रॉब्लम आपको आने वाली है, अगर आप बिगिनर हैं तो स्टार्टिंग में हो सकता है आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी, कहाँ डेटा मिलेगा, क्या ढूंढना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिकोड करना पड़ेगा बेसिकली। तो उसमें हो सकता है आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिले। सेकंड बेस्ट तरीका हो जाता है, इस तरह से आप अपनी शीट डिजाइन करवा के रख सकते हैं किसी से, जिससे कि आपको मात्र 1 मिनट लगेगा और इतनी क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ रिटेलर बियरिश है, एफआईआई बुलिश है, मोस्टली प्रो ट्रेडर्स बुलिश है। ये आपको 1 मिनट के अंदर में मात्र समझ में आ जाएगा। अब इस तरह की शीट बनवाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक ऐसा पर्सन आपको ढूंढना है जिसको कोडिंग भी आती हो। कोडिंग से मतलब क्या है, टेक की नॉलेज जिसको होती हो। सेकंड, स्टॉक मार्केट की भी उसको साथ में नॉलेज हो। और थर्ड, एक्सेल शीट बनाना उसको आता हो। एक्सेल शीट कौन सी, एमएस एक्सेल शीट उसको बनानी आती हो, क्योंकि ये जो पूरी शीट है ये एमएस एक्सेल शीट ही है। इस पे ये तीनों चीजें जिस बंदे को आती है वो आपके लिए आराम से बना के दे सकता है। मैंने पर्सनली किसी से पेड बनवाई थी ये, जिसका अच्छा खासा अमाउंट मैंने उसको पे किया था, तब जाके मुझे ये शीट मिली थी, जिसको मैं 1-1.5 साल से यूज कर रहा हूं और काफी अच्छे से मुझे बेनिफिट मिलते हैं इसके। तो स्टार्टिंग में जब तक जैसे आपको ऑप्शन चेन वगैरह, ये डेटा वगैरह रीड करना नहीं आता, तब तक आप ये शीट बना के इसको यूज ले सकते हैं, जिसको अगर आप अपने प्राइजेक्शन एनालिसिस के साथ इंक्लूड करके देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। सो जैसा कि आप में से बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये शीट हमें दे दो, तो मैं ये शीट तो आपको नहीं दे सकता, क्योंकि अल्टीमेटली ये पेड शीट है और मेरी पर्सनल शीट है। पर इसका डेटा अगर आपको जानना है तो ज्यादा से ज्यादा लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे, इस वीडियो के नीचे कमेंट्स आते हैं, कमेंट आपको क्या करना है, DATA डेटा लिख के आपको कमेंट करना है। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे तो उसके बाद मैं अपनी टीम से डिस्कस करके कुछ ना कुछ ऐसा बेटर वे आपके लिए फाइंड आउट कर दूंगा, जहां पे मैं आपको डेली ये जो आपका डेटा होगा ये आपको शेयर कर दिया करूंगा, या मेरी टीम आपको ये डेटा शेयर कर दिया करेगी। सिर्फ उन्हीं जेन्युइन लोगों के लिए रहेगा जो वाकई में सीखना चाहते हैं। सिर्फ डेटा के बलबूते पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, शॉर्टकट वगैरह ढूंढ रहे हैं, तो प्लीज आप कमेंट मत करना। पर जो जेन्युइनली प्राइजेक्शन के साथ इंक्लूड करते हुए समझना चाहते हैं मार्केट किस तरह से मूव करता है, कब बाकी लोगों का, बड़े लोगों का, बड़े ट्रेडर्स का माइंडसेट किस तरह से चलता है, वो सब समझना चाहते हैं, तो डेटा कमेंट करना आप मेरे को वीडियो के नीचे, तो मेरी टीम वहां पे देख लेगी कि किस तरह के कमेंट्स आए हैं। अगर ज्यादा सफिशिएंट कमेंट्स आते हैं तो हम वहां पे कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे, जहां पे ऑब्वियसली शीट तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, पर कोई डेटा मैं आपको बेटर वे में किस तरह से प्रोवाइड करा सकता हूं वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। सो जस्ट मेरे को ये समझ में आ जाए कि ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं, कम लोग इंटरेस्टेड हैं, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, डेटा आपको कमेंट करना है वीडियो के नीचे। और अगर मेरी हेल्प के बिना आप चाहते हैं डेटा, तो जैसा मैंने आपको तरीका बता दिया, आप खुद से भी अपना डेटा इंटरप्रेट कर सकते हैं, या तो एनएससी की साइट पे जाके, या सेंसिबल ऑप्स्ट्रा की साइट पे जाके, या फिर अपनी खुद की पर्सनलाइज शीट बनवा के। पर कुछ पर्सन ऐसे होंगे जिनके पास ऐसा कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं होगा जिसको कोडिंग भी आती हो, एक्सेल शीट भी आती हो, स्टॉक मार्केट की भी साथ में नॉलेज हो, तब जाके आप कमेंट कर सकते हैं डेटा, अगर जेन्युइनली आप सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं रोज की रोज डेली बेसिस पे।
उसके बाद स्टेप 5 को आपको फॉलो करने के लिए सबसे पहले आना है tradingview.com साइट पे। ये प्रोडक्ट करके आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसके ऊपर जब आप कर्सर लेके जाएंगे इस कॉलम पे तो आपके सामने यहाँ पे एक लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें आपको कैलेंडर्स पे क्लिक करना है। कैलेंडर्स पे क्लिक करने से क्या होता है, जो भी मेन इवेंट हमारे सामने आ रहे होते हैं या आने वाले होते हैं उनकी न्यूज हमें पता चल जाती है। यहाँ पे सबसे पहले तो जैसे राइट में आपको ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसको जब आप टिक कर लेते हैं तो सिर्फ आपको मेन इवेंट बताएगा। जैसे इसको हटा देंगे आप तो सारे इवेंट आने लग जाएंगे और यहाँ पे आपके सामने ये डेट रहेगी, ये टाइम रहेगा किस टाइम इवेंट आएगा। ये आपके सामने कंट्री है, जैसे यूएसए का ये इवेंट है और ये बार जितना ज्यादा फुल रहेगा उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसलिए जब हम इसको यहाँ पे इस साइड से टिक कर लेते हैं तो सिर्फ इंपॉर्टेंट इवेंट हमारे सामने आ जाते हैं। जैसे आपको टॉप में देखने को मिलेंगे, इंडिया का यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है जो कि 30 तारीख को आता हुआ नजर आया है 5:30 बजे शाम को। जीडीपी डेटा आता हुआ नजर आया है, जीडीपी ग्रोथ का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि एक्चुअली आया है 6.7% का। फोरकास्ट करके चल रहा था मार्केट, यानी मान के चल रहा था 6.9% का, और प्रायर यानी कि पहले ये चल रहा था 7.8% का। तो इस तरह से हम डेटा को थोड़ा सा इंटरप्रेट करते हुए चल सकते हैं कि ओवरऑल दुनिया में क्या चल रहा है। जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स वगैरह सामने आ रहे होते हैं उस टाइम पे हम थोड़ा सा अलर्ट रह के काम कर सकते हैं। सो बेसिकली ये 5 स्टेप्स हमारे लिए मेजर स्टेप्स हो जाती हैं। इसी के साथ जिन्होंने भी वीडियो को पूरा एंड तक देखा है उनके लिए जाते जाते एज अ रिवॉर्ड एक बोनस यहाँ पे स्टेप में शेयर करना चाहता हूं, जो कि आप 6 स्टेप की तरफ से इसको मान सकते हैं। ये भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करती हुई नजर आएगी। इसमें आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल भले ही आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, फिर भी आपको ये जो बाकी के इंडेक्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, CNX स्मॉल कैप, मिड कैप, निफ्टी जूनियर, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50, इन सब पे आपको नजर रखनी चाहिए। अगर डेली बेसिस पे आप नजर ना भी रख सकें तो वीकली और मंथली बेसिस पे जरूर रख सकते हैं कि इनमें क्या हरकत होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो बैंक निफ्टी का चार्ट आपको बाद में हिंट देना चालू करेगा, पर ये मिड कैप और स्मॉल कैप हो सकता है पहले से ही आपको हिंट देने लग जाए। और अगर आप सबको ट्रैक नहीं भी कर सकते, जैसे मैं भी सबको कभी कभी ट्रैक नहीं कर पाता, वीकली मंथली बेसिस पे कर लेता हूं, फिर भी आपको ये 2 इंडेक्स पे तो परमानेंट नजर रखनी है, निफ्टी और बैंक निफ्टी। इसमें क्या होता है, कभी कभी ये दोनों एक तो आपस में इंटरलिंक भी रहते हैं, सिंक होके चलते हैं। जैसा ये पॉइंट मैंने आपको कई बार बता रखा है। तो आप भले निफ्टी में ट्रेड करते हो तब भी बैंक निफ्टी में जरूर नजर रखें कि वहां पे किस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है, क्या होता हुआ नजर आ रहा है। तो या तो सारे इंडेक्स पे नजर रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, निफ्टी बैंक निफ्टी पे भी रख लेते हैं तो हमें पहले से थोड़ा सा कंफर्मेशन मिलना चालू हो जाते हैं, प्रायर कंफर्मेशन, और एक बेटर एज मिल जाती है एनालिसिस में। अब जैसा कि स्टेप 6 में मैंने आपसे कहा कि साथ के साथ बैंक निफ्टी के हमें निफ्टी 50 को भी देखते हुए चलना चाहिए, जिससे कि हमें एक बेटर एज मिल सके। तो इस वीडियो में अगर मैं आपको निफ्टी 50 का एनालिसिस भी करके देता हूं तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। ऑलरेडी वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है क्योंकि डिटेल में मुझे आपको चीजें एक्सप्लेन करनी थी। तो इस वीडियो में मैं आपको निफ्टी 50 का एनालिसिस नहीं दे पाऊंगा, वो मैं दूसरे वाले चैनल पे अपलोड कर दूंगा, या मैंने कर दिया होगा ऑलरेडी। ये वीडियो जब तक आपको मिलेगा तो उस वाले चैनल पे आप जाके निफ्टी 50 का एनालिसिस चेकआउट कर सकते हैं कि उसमें हमें किस तरह से माइंडसेट देखने को मिल रहा है। सो ये थे बेसिकली हमारे 6 ऐसे स्टेप्स जो मैं डेली के डेली कंसिडर करते हुए चलता हूं एनालिसिस करने के टाइम। और फिर 6 के 6 स्टेप्स का पूरा कंक्लूजन क्या मिलता है वो आपको 10 से 15 मिनट के अंदर में दोनों इंडेक्स का एनालिसिस बना के मैं शेयर कर देता हूं दूसरे वाले चैनल पे। तो वो बेसिकली कंप्लीट एनालिसिस की एक समरी होती है, जहां पे मेन एनालिसिस करने में मुझे आधे घंटे का टाइम लगता है, आधे से 1 घंटे का टाइम, और उसको मैं समराइज करते हुए आपको 10 से 15 मिनट में शेयर कर देता हूं कि मेरा नेक्स्ट डे के लिए किस तरह से प्लान बन रहा है। सो अगर आप उस चैनल का पार्ट नहीं है तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम फैमिली का पार्ट नहीं है तो वहां पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम पे भी मैं लिंक शेयर कर देता हूं जब भी हम एनालिसिस को पोस्ट करते हैं। होपफुली ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड जरूर करेगा, कुछ ना कुछ लर्निंग पॉइंट्स, कुछ ना कुछ सीखने के लिए आपको पॉइंट जरूर मिले होंगे, नॉलेज आपकी बड़ी होगी। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक और कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं, और अगर आपको जैसा कि डेटा रेगुलर बेसिस पे चाहिए हो तो डेटा कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ आपका फीडबैक हो, कुछ आपकी क्वेरीज हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।